चलिए आज ना लाइफ को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। आर्किटेक्चर यानी बनावट के नजरिए से। मतलब ये जो लाइफ की इतनी शानदार इमारतें हैं, ये बनती कैसे हैं? कौन से हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स? और इससे भी जरूरी, वो कौन सा खुफिया नक्शा या ब्लूप्रिंट है जिसके हिसाब से ये सब कुछ बनता है? और इसी सवाल से चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये सवाल सिर्फ पौधों और जानवरों के बीच का फर्क नहीं है, बल्कि ये तो लाइफ के दो बिल्कुल अलग-अलग डिजाइन फिलॉसफी को समझने जैसा है। एक जो खड़ा है और दूसरा जो भागता है। ओके, तो चलिए इस डिजाइन के फर्क में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, पौधों और जानवरों के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है ना, वो है उनकी लाइफस्टाइल का। और यही एक चीज उनकी पूरी की पूरी बनावट तय कर देती है। तो पौधों और जानवरों की बनावट में सबसे बड़ा फर्क है मूवमेंट का। पौधे एक जगह खड़े रहने के लिए बने हैं, राइट? तो उनके ज्यादातर टिश्यूज यानी ऊतक मजबूती देने का काम करते हैं। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, पौधों के कई टिश्यूज डेड सेल्स मतलब मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। अब ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक कमाल का इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है। सोचिए, डेड सेल्स बिना कोई एनर्जी खर्च किए स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो। दूसरी तरफ जानवर, वो तो हमेशा भागते दौड़ते रहते हैं, उन्हें लगातार एनर्जी चाहिए और इसीलिए उनके ज्यादातर टिश्यूज लिविंग होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर पौधे एक ही जगह पर रहते हैं तो वो बढ़ते कैसे हैं? उनकी ग्रोथ होती कहाँ से है? चलिए आपको मिलाते हैं पौधे के उन खास हिस्सों से जो असल में उसके लाइफ लॉन्ग ग्रोथ इंजन हैं। इन्हें कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या हिंदी में कहें तो विभाज्योत ऊतक। इन टिश्यूज में ना लगातार डिवाइड होने की यानी नए सेल्स बनाने की एक सुपर पावर होती है। पर एक ट्विस्ट है, ये टिश्यू पूरे पौधे में फैले नहीं होते, बल्कि कुछ खास जगहों पर ही मौजूद होते हैं। ये टिश्यू 3 मेन जगहों पर होते हैं और हर एक का अपना खास काम है। पहला, टिप पर, जड़ और तने की एकदम नोक पर, जो पौधे की लंबाई बढ़ाता है। दूसरा, साइड में, जो तने को मोटा यानी चौड़ा करता है। और तीसरा, बीच बीच में, पत्तियों के बेस पर या टहनियों में, जो उन्हें ग्रो करने में मदद करता है। तो मतलब काम एकदम बटा हुआ है। एपिकल मेरिस्टेम पौधे को ऊपर आसमान और नीचे जमीन की तरफ खींचता है। लैटरल मेरिस्टेम तने और जड़ को मोटा करके उससे मजबूत बनाता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो टहनियों को बढ़ाता है ताकि पत्तियां और ज्यादा धूप ले सके। कितना परफेक्ट सिस्टम है ना? अच्छा, तो मेरिस्टेम ने नए सेल्स तो बना दिए, पर इसके बाद क्या? अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। अब हम देखेंगे कि कैसे ये नए नवेले सेल्स अपना एक परमानेंट काम चुनते हैं और पौधे की इमारत में लगने वाली अलग अलग तरह की ईंटें बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन या विभेदीकरण। ये एक तरह से सेल का करियर डिसीजन है। एक नया सेल जो कुछ भी बन सकता था, अब एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन अपना लेता है। और एक बार स्पेशलिस्ट बन गया तो वो डिवाइड होने की अपनी पावर खो देता है और एक परमानेंट टिश्यू का हिस्सा बन जाता है। अब जरा इन दो तरह की ईंटों को देखिए। एक तरफ है पैरेन्काइमा सेल्स, जिनके बीच में काफी जगह है। इनका काम है सपोर्ट देना और खाना स्टोर करना। और दूसरी तरफ है स्क्लेरेन्काइमा, एकदम टाइट पैक, जिनकी दीवारें मोटी और मजबूत हैं। ये पौधे को कठोरता देते हैं। मतलब जैसा काम वैसी बनावट, बिल्कुल साफ दिखता है। तो मोटे तौर पर ये 3 तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। पहला, पैरेन्काइमा, जो पौधे का स्टोरेज रूम है। दूसरा, कोलेन्काइमा, जो पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मतलब वो क्षमता जिससे तेज हवा में टहनियां टूटती नहीं, बस झुक जाती हैं। और तीसरा, स्क्लेरेन्काइमा, इसकी डेड सेल्स पौधे को सख्त और मजबूत बनाती हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, नारियल का वो सख्त वाला छिलका। किसी भी बड़ी इमारत को सिर्फ मजबूत दीवारों की नहीं, बल्कि एक अच्छे खासे प्लम्बिंग सिस्टम की भी जरूरत होती है ना? ताकि पानी और खाना हर फ्लोर तक पहुंचे। पौधों में भी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये काम करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। पौधे के इस प्लम्बिंग सिस्टम में 2 मेन पाइपलाइन हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को आप एक 1 वे वाटर पाइप समझिए। इसकी ज्यादातर सेल्स डेड होती हैं और ये पानी और मिनरल्स को जड़ से ऊपर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ले जाता है। और फ्लोएम, ये एक 2 वे फूड डिलीवरी सर्विस है। इसकी सेल्स लिविंग होती हैं और ये पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक, ऊपर और नीचे दोनों तरफ पहुंचाता है। और यहाँ जरा इनकी बनावट को करीब से देखिए।
जाइलम और फ्लोएम का ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये आपस में जुड़ी हुई नलियों और स्पेशल सेल्स का एक इनक्रेडिबल नेटवर्क है। यही नेटवर्क एक विशाल पेड़ के हर कोने तक जिंदगी पहुंचाता है। तो ठीक है, हमने पौधे की इमारत की ईंटें देख ली, उसका प्लम्बिंग सिस्टम भी समझ लिया, मतलब सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे सामने हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, इन सबको बनाने के इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आते हैं? इस पूरी इमारत का ब्लूप्रिंट कौन लिखता है? और यहीं से हम आर्किटेक्चर के दूसरे और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से में एंटर करते हैं, ब्लूप्रिंट यानी जेनेटिक्स। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसने सबसे पहले लाइफ के इस सीक्रेट कोड को क्रैक किया था। इनका नाम था ग्रेगर मेंडल। 19वीं सदी में इन्होंने अपने बगीचे में हजारों मटर के पौधों पर सालों तक एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने 1866 में अपने रिजल्ट्स पब्लिश भी करवा दिए, लेकिन दुनिया ने उनके काम पर ध्यान ही नहीं दिया। सोचिए, उनके काम की अहमियत समझने में दुनिया को 30 साल से ज्यादा लग गए, जब 1900 में 3 अलग-अलग साइंटिस्ट ने उनके काम को दोबारा खोजा। तो सवाल यह है कि मेंडल ने ऐसा क्या खोज लिया था जो इतना रेवोल्यूशनरी था? उन्होंने इनहेरिटेंस यानी वंशानुक्रम के कुछ बेसिक रूल्स खोज निकाले थे। चलिए उनके सबसे जरूरी नियम को समझते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स का नियम। देखिए, मेंडल से पहले लोग मानते थे कि माँ बाप के गुण बच्चों में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे दो रंग आपस में मिल जाते हैं। लेकिन मेंडल ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि हर एक ट्रेट, जैसे कि आंखों का रंग, जीन के 2 अलग-अलग वर्जन से कंट्रोल होता है, जिन्हें हम आज एलील कहते हैं। और हमें हमेशा एक एलील माँ से मिलता है और दूसरा पिता से। अब इसमें भी एक मजेदार बात है, कुछ एलील बॉस की तरह होते हैं, इन्हें हम डोमिनेंट कहते हैं। अगर इनकी सिर्फ एक कॉपी भी मौजूद हो तो इन्हीं की चलेगी, मतलब वही गुण दिखेगा। जैसे भूरी आंखों का एलील, जिसे हम कैपिटल बी से दिखाते हैं। दूसरे होते हैं रिसेसिव, जो थोड़े शर्मीले होते हैं। वो अपना असर तभी दिखा पाते हैं जब उनकी 2 कॉपी एक साथ हों, जैसे नीली आंखों का एलील, जिसे हम स्मॉल बी से दिखाते हैं। तो मतलब एक डोमिनेंट एलील हमेशा एक रिसेसिव एलील के असर को छिपा देता है। और इस पनेट स्क्वायर से ये पूरा गणित एकदम साफ हो जाता है। मान लीजिए कि दोनों पेरेंट्स के पास एक डोमिनेंट बी और एक रिसेसिव बी एलील हैं। अब जब हम इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इनमें से 3 में कैपिटल बी मौजूद है, तो आंखों का रंग भूरा होगा। सिर्फ एक केस में, जहां दोनों स्मॉल बी साथ आते हैं, आंखें नीली होंगी। और ये जो 3:1 का रेशियो है ना, यही मेंडल की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक था। तो चलिए अब कहानी के दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं। देखते हैं कि कैसे ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट और फिजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर लाइफ का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि किसी भी जीव का जो जेनेटिक कोड है, यानी उसके अलील्स, वो तय करते हैं कि उसमें क्या गुण होंगे। यही कोड तय करता है कि नारियल का छिलका सख्त बनेगा, और फिर टिश्यूज यानी हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसे हकीकत में बदल देते हैं। सीधी सी बात है, ब्लूप्रिंट के बिना बिल्डिंग नहीं बन सकती, और बिल्डिंग ब्लॉक्स के बिना ब्लूप्रिंट सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट ही हमें डिफाइन करता है, तो तब क्या होगा जब हम इंसान खुद इस ब्लूप्रिंट को एडिट करना सीख जाएंगे? जब हम सिर्फ इमारत बनाने वाले नहीं, बल्कि उसके वास्तुकार, उसके आर्किटेक्ट बन जाएंगे। सोचने वाली बात है।